जय हिंद साथियों। आशा करते हो कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पूरी 100 क्वेश्चनों का जो है फुल एनालिसिस यानी कि निपटारा करेंगे बड़ी ही आसानी तरीके मतलब इजीली तरीके से। दोस्तों, इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। अगर पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास का टेलीग्राम ज्वाइन करें। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ और कई सारी तैयारियों का जो है पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो ज़रूर जाके जुड़ें। और इस तरह के जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ज़रूर जाके देखें। अब बात करते हैं बिहार दरोगा नहीं बल्कि इसके अलावा और कई सारी जो है सेट जो चलाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी निश्चित प्रश्नावली जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कम समय में ज़्यादा प्रश्न की तैयारी कराई जाती है। बिहार सिविल कोड, बिहार एसआई के लिए जो हिंदी है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी पूछे जाते हैं उन सारे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बिहार पुलिस, बीएसएससी, एसएससी जीडी, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं या ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं उन सारे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले। तो दोस्तों, ज़रूर जुड़ें हमारे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट करते हैं इससे भी ज़्यादा और अच्छी बेहतर तरीके से हम तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सेट में ज़रूर जुड़ें। तो अच्छी लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके कोई सुझाव देना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव ज़रूर दें। बात कर लेते हैं आज की कुछ एक्स्ट्रा डोज की। सेट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा डोज कराते हैं, हर सेट में हम कराना चाहते हैं ताकि यहाँ से आपको 1 नंबर ज़रूर मिल सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की हाथी अभ्यारण्य की। तो हाथी अभ्यारण्य की हम बात कर लेते हैं। तो धनसिरी, लंगडिंग और सोनितपुर और बात करते हैं काजीरंगा, कार्बी आंगलोंग और कामेंग की बात करें, ये चारों के चारों की हम बात करते हैं, ये असम में स्थित है। कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये कामेंग ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में कामेंग पड़ता है। और धनसिरी की बात करें तो ये धनसिरी, लंगडिंग, सोनीपत और काजीरंगा, कार्बी आंगलोंग ये तीनों जो है असम में पड़ता है। और कामेंग की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब वही बात कर लेते हैं दक्षिण अरुणाचल में है। तो दक्षिण अरुणाचल में जो है यहाँ स्थित है, देख सकते हैं ये हाथी अभ्यारण्य सारे के सारे हैं। अब बात करते हैं दिहिंग पटका, ये असम में भी है। सिंगफन की बात करते हैं ये नागालैंड में है। इंटाकी भी नागालैंड में। गारो हिल्स की बात करें तो ये मेघालय में है, ये ध्यान रखना है। मयूर झरना की बात करते ये कहाँ पे है तो ये पश्चिम बंगाल में है। सिंहभूम उत्तराखंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं पूर्वी डुआयर्स की बात करें तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं सिक्किम में है। चिरांग रिप्पू की हम बात करते हैं कहाँ पे है, ये भी बात कर लेते हैं तो असम में स्थित है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। शिवालिक की बात करती है उत्तराखंड में। तराई की बात करती है उत्तर प्रदेश में। तराई हाथी रिजर्व की बात करें तो ये हाल ही में जो तराई हाथी रिजर्व की बात करें तो इसी को जो है हाल ही में एक बात करें भारत का 33वां जो है हाथी रिजर्व घोषित किया गया। ये भी ध्यान रखें, पहले हाथी रिजर्व या हाथी अभ्यारण्य झारखंड का सिंहभूम हाथी रिजर्व था इससे पहले, लेकिन 33वां बना है तराई, ये भी ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं बादल खोल तामेर पिंगला जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में। लेमड़ू की बात करते हैं ये भी छत्तीसगढ़ में। डंडेली की बात करें तो यहाँ पे ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैसूर की बात करें तो मैसूर भी कर्नाटक में है। और वायनाड भी ये कहाँ पे, केरल में। नीलाम्बूर केरल में है। अनामुदी केरल में। पेरियार केरल में है। अब रायला की बात करती है आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी तमिलनाडु और तमिलनाडु। कोयम्बटूर की बात करती है ये भी तमिलनाडु। श्रीवल्लुवर पुतूर की बात तमिलनाडु। अगस्ता मलाई की बात करूँ ये भी तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पे दिया गया है महानदी, ये उड़ीसा में है। और संबलपुर उड़ीसा में। मयूरभंज भी उड़ीसा में स्थित है। अब मयूर झरना की बात करती है ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये रहा, ये सारे के सारे जो है हाथी रिजर्व है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत सरकार द्वारा 1992 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि वन और वन मंत्रालय द्वारा वह शुरू किया गया था। किसके द्वारा, वन और वन मंत्रालय द्वारा ये प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत 1992 में हुआ था। यह देश के 28 राज्यों में से 16 में है।
यानी कि 28 राज्यों में से जो है 16 में जो है हाथी रिजर्व पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं इससे और भी एक्स्ट्रा फैक्ट की कुछ। तो भारत में महिलाओं एवं पुरुष वर्ष 2022 की हम बात करें तो हाल ही में सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार की बात करें, 2022 की रिपोर्ट जारी किया गया है। तो वर्ष 2017-19 में बात करें तो लिंगानुपात 1904 था, 18-20 में लिंगानुपात 1907 हो गया है। लेकिन इसके तुलना में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2011 में देख सकते हैं तो 943 था, और 2036 में अनुमान लगाया गया है कि 2036 तक में लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 952 जो है महिलाएं हो सकती है, ये अनुमान लगाया गया है। तो देख सकते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है, ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के देखते हैं तो जितना ज़्यादा मतलब कि चाहते हैं कि सारे के सारे लोग कि हमको बेटा हो। अगर बेटा ही सभी को चाहिए तो बेटी कहाँ से होगा? तो अगर बेटी ही नहीं होगा तो वंश आगे कहाँ से बढ़ेगा? तो सबको चाहिए कि बराबर संख्या में जो है बेटे बेटी दोनों का जो है बराबर संख्या में मान रखना चाहिए। अगर एक बेटा है तो एक बेटी भी आपको रखना जरूरी है। जब आप एक किसी बेटी को अपने घर लाओगे तो देना भी एक तो बेटी दोगे तभी तो लोगे, ये बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं अब। तो ये हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो चलिए आज की हम बात करते हैं मोटिवेशन लाइन की। देख सकते हैं तो सोनू सूद हमारे द लीजेंडमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, एक तरह से यह मान सकते हैं कि यह एक हीरो है। रियल हीरो की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे हीरो हैं, जो कि अभी तक हम बात करते हैं जितने यह खड़े उतरते हैं गरीबों के लिए, तो बात करते हैं बहुत ही अच्छी बात है। ये होना भी चाहिए। अगर आप कमा भी रहे हैं तो दूसरे को भला भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बात कर लेते हैं दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े हो तो भी नज़र नहीं आते हैं। तो सही बात है, अगर आप दोस्ती करते हैं, जो भी दोस्त हैं, अगर आपको काफ़ी गहरा अगर चोट दिए हुए हैं तो वो सामने से अगर गुजर जाते हैं ना तो उसको नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं, उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो सही बात है, अगर धोखा अगर आपको मिला है तो ज़रूरी है कि उस आदमी को नज़रअंदाज करने में बेहतर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे खुशहाली रिपोर्ट, कितना खुशी से झूम रहे हैं ये लड़की। तो बात करते हैं खुशहाली रिपोर्ट की। तो चलिए जान लेते हैं, ये भी 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 2023 की खुशहाली रिपोर्ट हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें बात करते हैं फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश लगातार जो है कई वर्षों से 1 नंबर पर बरकरार है। फिनलैंड 1 नंबर पर, ये ध्यान रखना है, सबसे खुशहाल देश है। अब वही बात करें 2023 में जो है भारत का को जो है 125वें स्थान मिला है। अब बात करते हैं 2022 में 136वें स्थान था। तो अब बात कर लेते हैं सबसे मतलब इससे भी खुशहाल हमारा पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश पोता जो है खुशहाल है 102 नंबर पे, भारत से भी मतलब अच्छे स्थिति में है। और पाकिस्तान के बाद 108, ये जिसमें जहाँ की भुखमरी उत्पन्न हो गई है, यानी कि जो है अनाज के लिए आटे के लिए लोग अब मरने के लिए तैयार होते हैं, वो जो है हमसे ज़्यादा खुशहाल है। मान सकते हैं कितना, एक तरह से यह कह सकते हैं जो ये इंडेक्स जो है काफ़ी हम मान सकते हैं कि फर्जी इंडेक्स है, क्योंकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है लेकिन पाकिस्तान में ऐसी स्थिति हालत जो बदतर हो गई है। बांग्लादेश की भी स्थिति एक समय बहुत ख़राब थी, जो कि भारत ने ही सुधारे हैं। और श्रीलंका की भी स्थिति काफ़ी ख़राब था, इसका भी स्थिति भारत के द्वारा हेल्प से ही ये सुधारी गई है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत की स्थिति बता दिया गया है उससे भी ख़राब, यानी कि बेटे पोते से भी स्थिति बाप का ख़राब हो गया है। इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो इंडेक्स है तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं ये मतलब फर्जी इंडेक्स हम मान सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, फर्जी इंडेक्स हो या कुछ भी हो, लेकिन जो छप जाते हैं आंकड़ा जो जारी कर मतलब हो जाते हैं उसी को याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेपर में तो वही पूछे जाएंगे, क्योंकि वो तो अपने मन से तो ज़बरदस्ती तो आंसर नहीं बता सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की सवाल की। तो हमारा पहला सवाल है, ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है? ड्रमलिन के बारे में हम बात करते हैं क्या सत्य है। यह बात करते हैं महाराष्ट्र प्रदेशों में मिलने वाला गर्त है। यह पवन द्वारा निर्मित निक्षेपजन्य स्थलाकृति है। अब बात करते हैं, यह हिमानी क्षेत्रों में उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति है, यह सागरीय स्थलाकृति है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर हम यह महाराष्ट्र प्रदेश में मिलने वाली गर्त की हम बात करें तो ये क्या होता है, तो यह स्थलाकृति में जो है किसकी बहुलता होती है? अगर इसमें पूछे तो यह महाराष्ट्र प्रदेश में जो किसकी बहुलता पाई जाती है? चूने की जो बहुलता पाई जाती है, चूने की। अब बात करते हैं
वातगर्त क्या होता है? तो वातगर्त होता है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति जो होता है। ये जो पवन द्वारा निर्मित निक्षेपण जो स्थलाकृति दिया है, ये नहीं होगा, क्योंकि पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति की बात करते हैं, वातगर्त होता है। क्या? वातगर्त, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं कि सागरीय स्थलाकृति की। तो जब हम बात करते हैं जब हिमनदी का यानी कि हिमनदी का निक्षेप उल्टा नाव के आकार का होता है, इस प्रकार होता है। तो देख सकते हैं उल्टा नाव के आकार का जो के समान हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रमलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रमलिन। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक गांव में हुआ था। तलवंडी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तलवंडी की हम बात करते हैं किस? रावी नदी के किनारे बसा हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अब बात करें गुरु नानक देव जी का जो है जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे, जिसका जन्म हम बात करें तो 1469 1469 में हुआ था। तो बात कर लेते हैं ये में कार्तिक पूर्णिमा को पंजाब प्रांत में, यानी कि अभी जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत होता है, वहीं जन्म हुआ था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत क्षेत्र में रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। और सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह था। और इसका जन्म आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पर हुआ था। अब बात कर लेते हैं उपलब्ध कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कितने बीट के माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी? तो कितने बीट के माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी? तो बात कर लेते हैं, यह जो है 8 बीट के माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। अगर हम बीट की बात करें तो BIT बीट, बीट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अगर बीट का भी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम में, तो किसका होता है? बाइनरी डिजिट होता है। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बीट होता है। अब वहीं पूछे प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड को 1200 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन गैस के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो चलिए हम इसको पहले गर्म ही कर लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं, CaCO2+N2 के साथ जो है कितना गर्म करते हैं? 1200 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं। तो 1200 डिग्री सेल्सियस ये रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीरा हम लगा दिए हैं। तो अब क्या होगा? यही गर्म होकर जो क्या बनेगा? CaCN2 कार्बन बन जाएगा। तो यह रिफ्लेक्स होकर जो है CaCN2 कार्बन में रिफ्लेक्स हो जाएगा, यानी कि कर देता है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम साइनामाइड। इसका राइट आंसर यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। ये अब ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया 5वें नंबर क्वेश्चन की, यानी कि कह रहा है रीजनिंग है, यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये पहला मतलब महीना है, तो तीसरा दिन 1 2 और 3, ये तीसरा दिन क्या हो जाता है? तीसरा दिन हम बात करते हैं मंगलवार हो जाता है। ये हम ऐसे करके ध्यान में मतलब सिंबल दे दिए हैं, मंगलवार हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे? प्रत्येक 7 दिन पे जो है मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार में तीसरा दिन हो गया, तो इसमें 7 दिन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 10वां दिन। यहाँ 10वां दिन भी मंगलवार हो जाएगा। ठीक है। फिर अब बात करते हैं 17वां दिन। तो 17वां दिन भी मंगलवार हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं कितना दिन कहता है? 17 7 24, 24वां दिन भी मंगलवार हो जाएगा। यहाँ पे कहता है 23वें दिन का, यानी कि दिन मंगलवार होता हो तो उस महीने के 23वें दिन यानी कि 24वें दिन जब मंगलवार हो जाएगा, तो बीच में 23वां दिन होता है इससे पहले। तो इससे पहले जो है 23वें दिन कौन सा दिन होगा? सोमवार हो जाएगा। तो मंगलवार से एक दिन पहले। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो चीन के साथ सीमा साझा की हम बात करते तो कौन सा राज्य नहीं करता है? तो बात कर लेते हैं यह जो मिजोरम नहीं करता है। तो चलिए इसको मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं, ये है हमारा अपना प्यारा भारत। देख सकते हैं यहाँ पे चीन है, चीन यहाँ पे देख सकते हैं चीन है। तो चीन का हम देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है रेड लाइन जो हम खींच लिए दिए हैं, ये सारे के सारे जो चीन से सीमा लगने वाले चीन से सीमा साझा करते हैं। तो अब बात करते हैं चीन से सीमा साझा कौन कौन से राज्य करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हो जाता है क्या? तो हम यहाँ देख सकते हैं
ये लद्दाख हो जाता है, और यहाँ पे हिमाचल होता है, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये हम बात करते हैं कितना, यानी कि बात करते हैं तो 3, 2, 5, 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं। कौन से 5 राज्य? एक हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ये लद्दाख जो हो जाता है चीन से सीमा साझा करते हैं। और बात करते हैं ये पे सिक्किम, और यहाँ पे क्या, ये जो है सिक्किम हो गया, यहाँ पे बंगाल हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेघालय है, यहाँ पे सिक्किम, और ये यहाँ पे नेपाल हो जाता है, यहाँ पे ऐसे करके नेपाल, ठीक है, यहाँ पे भूटान हो जाता है। तो यहाँ 5 राज्य कुल ऐसे हैं जो चीन से सीमा लगते हैं। अब वही बात कर लेते हैं म्यांमार से सीमा लगने वाला राज्य की, तो यहाँ पे ये म्यांमार है। तो म्यांमार की बात कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य है। जो कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा लगते हैं। तो बांग्लादेश की बात करें तो ये भी देख लेते हैं, ये पे बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से कौन कौन राज्य सीमा, तो पश्चिम बंगाल हो जाता है, असम हो जाता है, मेघालय हो जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हो जाता है। कितने 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बात करें तो ये भी देख लेते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर। यानी कि यूँ बात करें तो 3 राज्य हो जाते हैं, और एक जो है जम्मू कश्मीर हम बात करते हैं तो यूटी हो जाता है, जो कि इसे सीमा साझा करते हैं किससे, पाकिस्तान से। तो यहाँ पे पाकिस्तान है, ये देख सकते हैं, ठीक है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये सारे के सारे पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं हाल ही में मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो मलेशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन बने हैं, अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात करते हैं कि निम्न में से किसकी पुष्टि के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। बिडाल परीक्षण की हम बात करें तो यह किसकी पुष्टि के लिए, ये टाइफाइड की पुष्टि के लिए, यानी कि ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि टाइफाइड में कौन सा जांच किया जाता है, तो बिडाल टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं साल्मोना टाइफी नाम जीवाणु द्वारा जो है टाइफाइड रोग होता है, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि टाइफाइड की बात करें, दूषित जल यानी दूषित भोजन आदि करने से जो है टाइफाइड रोग होता है। अब वही बात कर लेते हैं, योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों के विकारों को दूर करने के उद्देश्य से आयु ऐप, यानी कि आयु ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह बात करते हैं आयु ऐप की, तो यह जारी किया गया है तो किसके द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सीएम कौन है, बासवराज बम्बई जो है कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है। अब बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो निर्माण करने वाली नदियों की बात करें तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ी डेल्टा ये भी पूछ ले जाते हैं कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से जो बनता है पश्चिम बंगाल में बनता है। और सुंदरबन की हम बात करें तो ये पूछ लेता है, सुंदर जी वन बाघ अभ्यारण्य पूछ ले या रामसर साइट पूछ ले, सबसे बड़ा रामसर साइट की बात करें तो ये सुंदरबन ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है। तो साल की लकड़ी का अधिकतर उपयोग की हम बात करें तो यह किस उद्योग में होता है, तो यह रेलवे स्लीपर में होता है। रेलवे स्लीपर में होता है, क्यों होता है, इसलिए होता है कि रेलवे स्लीपर में यह काफ़ी कठोर, मजबूत और भारी तथा भूरे रंग की होती है। इसके कारण जो है रेलवे स्लीपर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एनकोना निम्न में से किसकी एक नस्ल है। एनकोना की हम बात करते हैं, किसकी नस्ल है, तो यह नस्ल है किसका, मुर्गा का नस्ल है। तो बात करते हैं लेगहॉर्न की बात करते हैं, इनमें से लेगहॉर्न जो होता है दुनिया की सबसे अधिक मुर्गी उत्पादन करने वाला नस्ल होता है लेगहॉर्न जिसको कहते हैं। अब भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन एवं अंडा उत्पादन हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश जो है मुर्गी पालन और अंडे उत्पादन में अग्रणी है, सबसे अग्रणी राज्य है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किसे आधुनिक
मनु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो हम बात कर ले इसके आंसर की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. राय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी कि संविधान के निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है आधुनिक युग का यानी कि आधुनिक मनु कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अगस्त 2022 में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व की बात करती है ओम बिरला के द्वारा किया गया था। तो यह किस देश में आयोजित किया गया हुआ था? तो ये कनाडा में आयोजित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1931 में किया गया था। इसके सदस्य देश की बात करें तो सदस्य देश की बात करें तो कितने सदस्य है? तो 53 सदस्य देश है। अगर हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है? तो लंदन में इसका मुख्यालय स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एस जयशंकर की, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर है। अमित शाह के बारे में आपको पता ही है कौन है, नरेंद्र मोदी के बारे में भी आपको पता ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन निकट दृष्टि दोष के लक्षण है? तो निकट दृष्टि दोष के लक्षण की हम बात करें तो कौन है? तो बात करते हैं अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, ये है निकट दृष्टि दोष के लक्षण। अब बात करें नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये नहीं है। इसमें जो होता है नेत्र गोलक का जो है लंबा हो जाता है, क्या हो जाता है? लंबा। अब बात करते हैं निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इसमें जो है निकट की वस्तुओं को जो है सुस्पष्ट देख पाता है, यानी कि ये भी आंसर जो है ये नहीं रहता तो सही हो जाता। उपयोग में से सभी विकल्प सही है, तो इसका सही आंसर की बात करते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, इसमें दिया गया है मिलान करना है, तो मिलान की हम बात करें तो कैसे होगा मिलान? तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से हम बात करें तो मिलान करने की, तो चलिए बात कर लेते हैं इसका क्या होगा। तो चौथी अनुसूची की हम बात करें तो ये किस में चला जाएगा? तो राजभाषा में चला जाएगा। और छठी अनुसूची की बात करें तो ये जनजातीय क्षेत्र में है, जैसे कि त्रिपुरा हो गया, मेघालय, त्रिपुरा मेघालय, शायद मेघालय ही है, ये कंफर्म कर देना है, यानी कि कमेंट करके त्रिपुरा मेघालय, MMTA, मिज़ोरम, त्रिपुरा मेघालय मिज़ोरम और असम, ये 4 राज्यों की जनजाति क्षेत्र जो है कहाँ पे पाई जाती है? छठी अनुसूची में पाई जाती है। चौथी की बात करें तो ये राज्यसभा हो जाएगा। अब 8वीं अनुसूची की बात करते हैं भाषाएं दिया गया। 9वीं की बात करते हैं भूमि सुधार, तो इसका सही आंसर की बात करते हैं सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया गया संकेतों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो सही संयोजन का आप चयन करना है, तो इसको हम क्या करिएगा, तो इसको करना क्या है, तो ए को अगर आप रख देते हैं ए नंबर को, तो ये समीकरण जो है संतुष्ट हो जाता है, ये आपको रख के प्रयोग कर लेना है, तो इसका सही आंसर ए इसका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्न में से प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो प्राथमिक समूह की हम बात करें तो क्या उदाहरण है? तो इसका उदाहरण की बात करें तो परिवार, पड़ोसियों का समूह, अंतरंग मित्रों का समूह। तो इसका सही आंसर की हम बात करते हैं सभी के सभी सही आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं धर्म जाति का संबंध की बात करें, धर्म हो गया और जाति हो गया, इसका संबंध की हम बात करें तो प्राथमिक समूह से है, वहीं राजनीतिक का संबंध बात करें तो ये द्वितीय समूह से है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुषों की साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो सबसे अधिक अंतर की बात करें तो किस राज्यों में है? तो चलिए हम बात करते हैं सबसे अधिक अंतर की, तो यहाँ पे दिया गया है सबसे अधिक अंतर की बात करें तो इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में पुरुषों की हम बात करें तो साक्षरता की बात करें तो राजस्थान में तो क्या हो जाएगा, अगर फीमेल की बात करें तो मेल में कितना है राजस्थान में, तो 79.2% है। अब वही बात करते हैं फीमेल में राजस्थान में बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 52.12% जो है ये है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर जाता है। अब कुल साक्षरता की बात करें
तो राजस्थान में कुल की हम बात करें तो 66.10% है। अब वही बात करते हैं अगर बिहार की, तो चलिए हम बिहार के लगे हाथों बात कर लेते हैं। तो बिहार की कुल साक्षरता दर की हम बात करें तो 61.80 है। कुल की बात करें, कुल हो जाता है बिहार में। अब वही बात कर लेते हैं फीमेल की बात करें तो बिहार में फीमेल का 51.50% जो है फीमेल का है। अब बात करते हैं मेल का, अगर हम बात करें तो साक्षरता बिहार की तो 71.20% है बिहार की। अब वही बात कर लेते हैं लगे हाथे भारत की हम बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे भारत की हम बात करते हैं तो कुल साक्षरता दर की बात करें 74.04% है। अब बात करते हैं मेल की, हम बात करते हैं मेल की इसमें भारत की तो 82.14% है। अब फीमेल की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65.46% जो है फीमेल की है। तो ये सारे डाटा आपको याद रखने हैं, कम से कम बिहार की और भारत की आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लेते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या साक्षरता 61.80% है, जिसमें कि फीमेल की बात करें तो 51.50% और मेल की बात करें तो 71.20% है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रकृति जैव अनिम्नीकरण है। तो जैव अनिम्नीकरण किस पदार्थ की है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसका जैव निम्नीकरण की। तो ये हम बात कर लेते हैं कि सूती कपड़ा की हम बात करें तो ये हो जाता है कि ये तो निम्नीकरण है, ये जैव मतलब जीव जंतुओं के द्वारा जो है ये अपघटित हो जाते हैं और कागज भी अपघटित हो जाते हैं। डी नंबर इसका आंसर की बात करें तो ये गायब हो गया है, ये तो इसमें ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे जैसे सूती कागज हो गया, और ये बात करते हैं और कुछ ले लीजिए, यहाँ पे डी ऑप्शन में हम बात करें सूती कागज, और यहाँ पे ऐसे कोई अपघटन होने वाली चीज़, अपघटित होने वाली चीज़ें रख देते हैं। जैसे धातुओं के डिब्बे है, ये हो जाएगा धातुओं के डिब्बे। धातुओं के डिब्बे की हम बात करें तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर की बी होना चाहिए, क्योंकि डी की हम बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक ही दे देते हैं, यानी कि प्लास्टिक तो अपघटित नहीं होता है, क्योंकि इसका आंसर भी हो जाएगा ये सूती कपड़ा कागज, और यानी कि ले लीजिए कोई मिट्टी के बर्तन दे देते हैं। ये जो है अपघटित होने वाले हैं, तो ये अपघटित हो जाएंगे। और धातु जैसे डिब्बे होते हैं, जैसे प्लास्टिक हुए, कुछ ऐसे होते हैं डिब्बे जो कि अपघटित नहीं होते हैं, जो का त्यों ही मिल जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम हुआ, ये सारे जो है अपघटित प्लास्टिक के डिब्बे, टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुएं जो आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, अनिम्नीकरण कहलाते हैं, जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया डी नंबर, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, ये सारे के सारे अपघटित हो जाते हैं, बाकी जो है वो अपघटित नहीं होते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है। तो केरल में हम बात करते हैं कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो मालकाड़ा जनजाति जो है केरल में पाई जाती है। अब बात करते हैं चकमा की बात करें तो चकमा कहाँ पे जनजाति की बात करें तो असम में पाई जाती है। अगर वहीं पूछे चकमा शरणार्थी की बात करते ये बांग्लादेश हो जाएगा। चकमा शरणार्थी का संबंध कहाँ से हो जाएगा, बांग्लादेश से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से एक महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो तीनों की हम बात करते हैं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो चलिए हम जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या पृथ्वी बना लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भूमध्य रेखा हुआ 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया भूमध्य रेखा, यानी कि यहाँ पे भूमध्य रेखा का है या विषुवत रेखा का है, ये ठीक से लिख देते हैं भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे मकर रेखा हो गया, ये मकर हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया 0 डिग्री, और यहाँ पे हो गया 23.5 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया 66.5 डिग्री,
ये छोटी छोटी है, ध्यान मैनेज कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्क रेखा हो गया। ये कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा क्या होगा, ये कितना डिग्री हो गया, तो ये 23 डिग्री के 23.5 डिग्री जो हुआ ये नॉर्थ हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ पे साउथ देख सकते हैं, ये साउथ साउथ। अब यहाँ पे ये भी हो गया आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ दे दिए, ठीक है। नॉर्थ हो गया, आर्कटिक वृत्त हो गया, ये समझ लेना है, बस इतना ही हो गया। अब यहाँ पे दिया गया ये तीनों रेखा जो है कर्क भूमध्य और क्या हो गया, कर्क भूमध्य और मकर, ये हो गया मकर रेखा। ये मकर रेखा देख सकते हैं यहाँ पे, ये तीनों की तीनों रेखा जो है कहाँ से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर वहीं पूछे भूमध्य रेखा यानी कि भूमध्य और मकर रेखा की बात करें तो ये सारे के सारे जो है खाली ये भूमध्य और ये मकर, ये दोनों रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत से सिर्फ हम बात करते हैं, ये कर्क रेखा ये गुजरती है भारत से होकर। अब बात कर लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो यह बात करते हैं सिक्किम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर की हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगर बात करते हैं डोनी का पोलो का, तो डोनी का मतलब क्या हो जाता है, डोनी का मतलब बात करें तो क्या हो जाता है सूर्य, और पोलो की हम बात करें यानी कि पोलो की अगर हम बात करें तो इसका मतलब चंद्रमा हो जाता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा नामक जो है एयरपोर्ट, इसको बात करते हैं। तो किस राज्य में उद्घाटन किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है, तो संत तुलसीदास की नहीं है, तो साहित्य रत्न, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली। तो इसका सही आंसर की बात करें तो साहित्य रत्न जो है ये तुलसीदास की नहीं है, बाकी जानकी रमन, गीतावली और कवितावली तीनों की तीनों तुलसीदास द्वारा रचित है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित आपको चुनने हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। 25 की हम बात करें तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे दिया है स्वदेश मित्रम की बात करें GS अय्यर, बिल्कुल सही है। अमृत बाजार पत्रिका की बात करें तो शिशिर कुमार घोष, ये भी सही है। केसरी की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। बंगाली की बात करें द्वारकानाथ टैगोर, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, द्वारकानाथ टैगोर की हम बात करें तो ये कौन हो जाएगा, 1962 यानी कि 1862 में ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष कोलकाता में किया था। गिरीश चंद्र घोष द्वारा जो है इसका जो है संपादक जो है कलकत्ता में किया गया था, ना कि द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। गिरीश चंद्र घोष के द्वारा कोलकाता में 1862 में इसका संपादन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के लेखांकन वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखांकन का प्रतिनिधित्व की बात करें तो अप्रैल, मार्च, जून, जुलाई, जनवरी, दिसंबर और सितंबर, अगस्त। तो इसका सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा सही आंसर, तो सही आंसर की बात करें जुलाई से जून तक जो है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखांकन वर्ष है। अब बात कर लेते हैं कि भारत का वित्तीय वर्ष, भारत का वित्त वर्ष पूछे तो क्या हो जाएगा, तो भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 1 अप्रैल अप्रैल से क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से कब तक है, तो 31 मार्च तक जो होता है भारत का वित्त वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया गया है एक रेलगाड़ी बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी का औसतन प्रति घंटा कितनी मिनट रुकती है, तो कितने मिनट रुकती है, तो इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तो रुकने की हम बात करें तो क्या है 60 है, एक 40 है, तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 निकल के चलेगा। अब कहता है कि रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, तो रुक रुक के चाल कहता है, तो रुक के हम क्या करेंगे जो सबसे बड़ा है उसको नीचे कर देंगे, माइनस करके कितना हुआ 20 हो गया है, बड़ा क्या है 60। तो अब क्या करेंगे गुने, अब यानी कि मिनट है या घंटे में बदलना है तो 60 से गुना कर देंगे, तो 60 कट जाएगा तो कितना बचा 20, यानी कि 20 मिनट जो है ये रुकती है। और रेलगाड़ी जो प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, तो 20 मिनट रुकती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं
कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो कौन सा राज्य है उत्तर पूर्वी राज्यों का जो 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अगर आंसर की हम बात करते हैं, मेघालय जो है 7 सिस्टर का भाग नहीं है, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। तो चलिए हम इसका 7 सिस्टर को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं मैप के माध्यम से, ताकि दोबारा जो है भूलने का कभी प्रयास ना हो। अब बात करते हैं ये है अपना प्यारा भारत। तो शेष भारत ये है, शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है, ये देख सकते हैं चिकन नेक जो है ये जोड़ता है। अब बात करते हैं 7 सिस्टर की, हम बात करते हैं ये सारे के सारे जो है, ये जो भी ये राज्य है हम यहाँ रेड लाइन से घेर देते हैं, ये सारे के सारे 7 सिस्टर कहलाते हैं। क्यों? तो चलिए हम काउंटिंग ही कर लेते हैं 7 सिस्टर की। तो ये असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मेघालय हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्य हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी राज्य है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे के सारे 7 सिस्टर कहलाते हैं। यहाँ पे सिक्किम है, ये भी नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे बंगाल है, ये भी नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे भूटान होता है, भूटान देश है, तो ये अलग देश ही है। तो ये सारे के सारे जो है, ये जो है 7 सिस्टर के पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश ने शासन किया? तो कारकोट वंश के बाद कश्मीर पे हम बात करते हैं किस वंश ने शासन किया? लोहार, उत्पल, सेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी यानी कि उत्पल वंश हो जाएगा। अगर हम बात करें वहीं कश्मीर में शासन करने वाले वंश का क्रम की बात करें, तो क्रम की अगर हम बात कर लेते देख सकते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपको ध्यान रख लेने हैं। तो पहले हो जाएगा कारकोट, कारकोट हो गया। उसके बाद क्या होगा? उत्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? लोहार हो गया। यानी कि बात करें तो कश्मीर पर शासन करने वाले वंश की बात करें तो कारकोट, उत्पल, लोहार, ये वंश जो है तीनों वंश आपको याद रखने। ऐसे भी 4-5 बार इसे उच्चारण कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, कारकोट, उत्पल, लोहार, कारकोट, उत्पल, लोहार, कारकोट, उत्पल, लोहार। तो इस तरह आपको क्रम याद रखने हैं। अब बात करते हैं सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति की हम बात करें तो यह संबंधित है बागवानी, बागवानी कहे तो यानी कि फल उत्पादन से संबंधित है। तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएंगे, ए और सी। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो मानव विकास पर केंद्रित थी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 तक चला था। 56 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था, ये आपको ध्यान रखना है। 56 से 61 तक। अब 61 से 56 से 61, अब 61 से क्या होगा? 66 तक जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना चला था। तो पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, दूसरी में उद्योग को दिया गया था। अब बात करते हैं तो इसमें आंसर की बात करते हैं ए इसका, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है किसको दिया गया था? मानव संसाधन विकास पर केंद्रित किया था 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब बात कर लेते हैं स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो स्त्री केसर के आधार पर जो है उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो उभरा हुआ भाग की बात करें तो ओवरी यानी कि अंडाशय, बीजांड, ओविल और प्लेसेंटा और स्टिग्मा। तो आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय जो है उभरा हुआ भाग कहलाता है। स्त्री केसर में बात करें तो पुमांग भाग जो है पुमांग जायोंग जो है क्या होता है? तो महिला पार्ट होता है। स्त्री केसर में स्त्री जायोंग भाग जो है पुरुष का, यानी कि बात करते पुरुष का, माने कि कह सकते हैं कि पुरुष के और जायोंग स्त्री केसर में बात करें तो फूल की हम बात करते हैं। फूल में जो होता है, फूल का जो है पुमंग भाग जो होता है, पुमंग होता है, मंग जो होता है ये नर जनन भाग होता है। और जायांग की बात करें तो जायांग जो होता है ये मादा जनन अंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जननी सुरक्षा योजना की बात करें 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं।
तो सूची 1 को सूची 2 से अगर हम मिलान कर लेते हैं तो चलिए हम बात करते हैं इसको मिलान की। तो यहाँ पे हड़प्पा क्या है, हड़प्पा रावी जो पहले हम जानते हैं उसी का मिलान कर लेंगे, तो उससे क्या है होता है कि आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। तो हम पहले हड़प्पा जानते हैं, हड़प्पा रावी, रावी ऐसे ही आपको याद रखना है। हड़प्पा रावी, कालीबंगा कालीबंगा चलिए छोड़िए, हमको याद नहीं है, तो चलिए लोथल, लोथल क्या है, भोगवा नदी के किनारे से। अब बात करते हैं सतलज क्या होता है, सतलज कालीबंगा जो है, रोपड़ जो है क्या होता है, तो इसका मिलान हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो रप्पा क्या होगा, तो रावी नदी। अब बात करते हैं कालीबंगा की बात करते ये तो घग्गर नदी हो जाएगा। अब लोथल की बात करें तो लोथल भगवा नदी हो जाएगा, रोपड़ क्या है, सतलज नदी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर की बात करें तो मिलान किया गया है। तो अब आंसर की बात करें तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी बेटी हमारा मौन अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यह जो है किस राज्य में शुरू किया गया है, तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। अगर छत्तीसगढ़ की सीएम की हम बात करें तो कौन है वर्तमान में अभी, भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में सीएम है। वही बात करते हैं राज्यपाल की, तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है अभी राज्यपाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के हैं। अब बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग क्या है, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, बलुआई मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर की बात करें तो कछारी मिट्टी, यानी कि इसी के जो है जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी कितने % भागों में पाया जाता है, 33.5% जो भागों पर, यानी कि 11 लाख वर्ग किलोमीटर भाग पर जो है ये जलोढ़ मिट्टी यानी कि कछारी मिट्टी पाए जाते हैं। 33% बराबर 11 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, इतना क्षेत्रफल है इतना % में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, किसके काल में शिक्षा का सैडलर आयोग का गठन हुआ, तो सैडलर आयोग की बात करें तो 1917 में हुआ था। इस समय किस लॉर्ड का काल था, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो किसका काल था, तो बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड का था। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलट एक्ट की घटना घटी थी, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गांधी जी ने राज्य के लिए किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है राज्य के लिए बात करते हैं व्यक्ति को। एक व्यक्ति ही होता है जो समाज भी बनाता है, कानून भी और राजनीति, ये तीनों को जो है सबको साथ के चलता है, कौन, व्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है एक किराना व्यापारी। अब बात कर लेते हैं एक किराना व्यापारी, दोस्तों जुकाम जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बहुत चरम पर है सर, तो आवाज़ भी बदले हुए नज़र आते होंगे। तो हम किसी तरह जो है आज तो मतलब एक दिन सेट बंद हो गया तो हमको ठीक नहीं लग रहा था, तो हम सोचे हैं कि अब जो है अच्छी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि आज जो है सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, कल तो धीरे धीरे मतलब आराम मिलेंगे, तो स्टार्ट ही रहेगा, बंद तो नहीं होने देंगे। तो चलिए बात करते हैं एक किराना व्यापारी को क्रमशः 18 रुपये और 27 रुपये प्रति किग्रा की चावल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 23 रुपये प्रति किग्रा का मिश्रण प्राप्त हो, तो मिश्रण प्राप्त हो तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 पॉइंट, यहाँ पे एक आंसर बदल देते हैं क्योंकि 2 जगह आंसर जो है। तो इसको क्या करना है, तो इसको सिंपल है बनाने का सिंपल तरीका है, तो क्या करना है इसे जो है रेशियो मेथड से आपको बनाने हैं। तो क्या करना है, तो 18 रुपये को अलग कर देने हैं और 27 रुपये प्रति किग्रा को जो है किस अनुपात में मिलाना है, 23 में इस अनुपात में मिलाना है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4, और इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 5। तो 4:5 में हम मिला देंगे तो प्रति किग्रा का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा 23, ताकि 23 रुपया प्रति किग्रा का मिश्रण प्राप्त होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो विद्युत अपघटय क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं इनमें से औसत चुनना है, तो समाचार एजेंसी दिया हुआ है, तो कौन सा औसत है, तो चलिए हम इसका औसत को की पता लगाते हैं। तो बात कर लेते हैं अंसा की, तो अंसा समाचार एजेंसी की बात करते हैं इटली का है, बिल्कुल सही है। इरना की बात करते हैं ईरान का समाचार एजेंसी है, ये भी सही है। मैना की बात करते हैं ये मालदीव दिया गया, ये गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। मैना की बात करें तो मिस्र का जो है ये समाचार एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योडो की बात करते हैं ये जापान का है, ये भी सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से सम्मानित
किया गया, उनका संबंध किससे था? तो उसका संबंध की हम बात करें किससे था, तो यह मेडिसिन क्षेत्र से था। किसे? मेडिसिन क्षेत्र से। अब बात करते हैं दिलीप महालनोबिस की बात होती है, इसने ओआरएस जो बच्चों को पिलाए जाते हैं ओआरएस घोल की खोज किया था। यानी कि इसको ओआरएस की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। इन्हीं की खोज के लिए इन्हें पद्म विभूषण यानी कि पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण की बात करें तो कौन सा नहीं है? एनटीपीसी, SAIL, BHEL और टिस्को। तो इसका हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो डी जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। बाकी सभी के सभी जो है महारत्न कंपनी है। वर्तमान में 12 महारत्न कंपनी है और 12 नवरत्न कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं महाबोधि मंदिर यानी कि बोध गया में किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया? तो यह किस वर्ष शामिल किया गया है तो यूनेस्को विश्व विरासत सूची में? तो बात करते हैं 2022 में शामिल किया गया है, यानी 2002 में शामिल किया गया। अब बात करते हैं निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा संक्षारण से सुरक्षा नहीं किया जा सकता है? तो संक्षारण से सुरक्षा नहीं किया जाता है किस प्रक्रिया द्वारा? तो बात कर लेते हैं मिश्र धातु बनाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण और वेल्डिंग। तो बात करते हैं इन सभी से जो है मिश्र धातु बनाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, इन सभी से प्रक्रिया द्वारा जो है संक्षारण से सुरक्षा किया जा सकता है, लेकिन वेल्डिंग से जो है नहीं किया जाता। वेल्डिंग से क्या होता है? एक धातु को दूसरे धातु से जोड़ने का काम करते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया? तो मंकी पॉक्स की बीमारी की हम बात करें तो नाम दिया गया है इसको बदलकर, यानी कि ये कह सकते हैं मंकी पॉक्स, यानी कि ये जो हो सकता है ये मंकी पॉक्स एक वर्ड जो होता है कुछ अटपटा सा होता लगता रहा था। इससे क्या होता था बंदरों के प्रजाति में जो कुछ जो है यानी कि कह सकते हैं यानी कि बदनामी का कह सकते हैं, जैसे कि नाम से जो है चिढ़ाते हैं या किसी का मजाक उड़ाते हैं, ये बदनामी के एक तरह से कह सकते हैं। तो इसी के को ध्यान में रखते हुए जो इसको नाम चेंज करके एम पॉक्स रख दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। गाजर में कोटर स्पॉट किस तत्व की कमी से उत्पन्न होता है? तो कोटर स्पॉट की बात करें तो गाजर में यह कैल्शियम की कमी के कारण उत्पन्न होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो तटरेखा की हम बात करें तो यह कुल 9 राज्य लगे हुए हैं। तो चलिए इसको मैप के माध्यम से समझ लेंगे। एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो कहीं कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए हम भारत का कुछ मैप इस तरह बना लेते हैं। तो तटरेखा वाला मैप जो हम इस तरह बना लेते हैं, तो चलिए इसको हम बना लिए, ठीक है, बना लिए। कुछ इस प्रकार हमारा अपना प्यारा भारत है। तो इस प्रकार जो है भारत है, इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे ले लिए गुजरात, एक गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात। यहाँ पे हुआ गोवा, यहाँ महाराष्ट्र हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। यहाँ पे कर्नाटक हो गया, यहाँ पे केरल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे बंगाल हो गया। तटरेखा से कितने राज्य लगते हैं? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। 5 राज्य जो होता है कि इस पश्चिमी तट पर जो 5 राज्य जो है कुल जो तटरेखा से लगते हैं, और पूर्वी तट पर हम बात करते हो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, 4 राज्य हो जाते हैं जो कि तटरेखा से लगते हैं। कुल इधर 4 इधर 5, कुल राज्य की हम बात करें तो 9 ऐसे राज्य हैं जो तटरेखा से सीमा लगाते हैं। तो आई होप कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया गया 4 देशों के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2022 में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो सम्मिलित नहीं था कौन सा देश? तो हम बात करते हैं ब्रिटेन जो है सम्मिलित नहीं था। तो क्वाड की हम बात करते हैं संकल्पना जो है, जो हाल ही में जो प्रधानमंत्री जापान को जिसे गोली मारकर नारा में हत्या कर दी थी, यानी कि बात करें तो शिंजो आबे, तो शिंजो आबे की ही जो संकल्पना 2007 में जो था क्वाड था। ये चीन को काउंटर करने के लिए यह संस्था यानी कि क्वाड जो है
हम्म, सदस्य बनाया गया था। इनमें मेंबर देश की हम बात करें, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, एक अपना इंडिया शामिल है। ये आपको ध्यान रखना, 4 देश स्क्वाड में है। और बात करते हैं इसमें ब्रिटेन, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा क्या है? तो दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका बात करते हैं, दी गई विद्युत धारा के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका आंसर की बात करते हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया कयाल क्या है? तो कयाल की हम बात करते हैं, कयाल क्या है? तो कयाल की हम बात करें तो तराई मैदान, केरल के लैगून, काली मिट्टी का क्षेत्र और गंगा डेल्टा। तो इसका सही आंसर की बात करें, कयाल एक केरल के लैगून है। तो केरल के क्या है? लैगून है कयाल। अब बात कर लेते हैं खानटम पाखुली पाखुपिला चेरोकॉन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है बात करते हैं किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। खानटम पाखुपिला और चेरोकॉन जो है लोक नृत्य जो है मिजोरम से संबंधित है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? तो सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है तो बात कर लेते हैं इसका शिशु मृत्यु दर साक्षरता। तो इसका हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत की G20 की अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इसकी जो ध्येय वाक्य जो है ये जो लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम, जो G20 का जो है विषय बनाया यानी कि थीम है। तो बात करते हैं यह जो लिया गया कहाँ से लिया गया है? तो महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अगर हमें पूछे G20 में सदस्य देश कितने हैं, तो उसमें 19 देश है और एक जो है यूरोपीय यूनियन शामिल है। यूरोपीय यूनियन शामिल है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन जो है एक शामिल है, यूनियन, यूरोपीय यूनियन। तो इस टोटल 20 मेंबर हो जाता है। 20 देश पूछे तो 20 देश नहीं, 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। और 2023 की जो है अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 23 के अनुसार से भारत के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट G20 हो जाते हैं। अब बात करते हैं जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक बढ़ होगी तब वाष्पीकरण की दर क्या होगी? जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो जब होगी तब वाष्पीकरण की दर की हम बात करें तो क्या होगी? तो हम बात करते हैं यह जो होगा घटेगी। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा नहीं है? तो ये क्या है? साम्यवादी राज्य जो है ये भारतीय संविधान के दर्शन नहीं है, बाकी सभी के सभी है। अब बात करते हैं उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मौंग को प्रतिपादित किया? तो अष्टांग मौंग को प्रतिपादित किया है, किसने किया है? तो यह पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अब बात करते हैं कैलेरियस गेरीपाइनस नामक कैटफिश भारत के मूल कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही है। यह मूलतः किस देश की कैटफिश है? तो यह बात करते हैं यह जो है किस देश की कैटफिश है? अफ्रीकन कैटफिश है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान की बात करें तो लेह जो है सबसे सूखा स्थान है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा जो है नहीं के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे सूखा ही रह जाता है, इसलिए इसे सूखा स्थान, सबसे सूखा स्थान माना जाता है, यानी कि सूखा स्थान माना जाता है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में हाल ही में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की। तो राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CV आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। यानी कि हाल ही में जो है 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो चलिए इसका एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं अच्छी तरह से, जो ताकि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
अब बात करते हैं राज्यों के राज्यपाल जो है, डिवीजन कर लेते हैं। महाराष्ट्र लद्दाख समेत 13 राज्यों के बदले गए राज्यपाल, देखिए लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। तो रमेश बैस को हम बात करते हैं महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए गए। ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बी डी मिश्रा को लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को बात करें तो आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक की बात करें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। अब बात करते हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की बात करें तो सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन की बात करें झारखंड का बनाया गया है। सी प्रसाद प्रताप शुक्ला की बात करें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। विश्व भूषण हरिश्चंद्रन की बात करें तो छत्तीसगढ़ का बनाया गया है। अनसुईया उइके की बात करें तो यह मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। एल गणेशन की बात करें नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। फागू चौहान की बात करें मेघालय का बनाया गया है। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की बात करें तो यह बिहार के राज्यपाल बनाया गया है। अब बात करते हैं निम्न में से किसका उपयोग पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। तो पैरासूट और मोजा बनाने में जो प्रयोग किया जाता है यह किसका किया जाता है। तो बात करते हैं नायलॉन का किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था। तो संविधान सभा में बात करते हैं यह कब स्वीकृत किया गया, तो यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। बात करते हैं किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो बात करते हैं यह जो घोषणा की गई है तो हरियाणा सरकार के द्वारा करी गई है। बात करते हैं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। बात करते हैं अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो बात करते हैं एंटासिड का जो है उपयोग किया जाता है। पीड़ाहारी की बात करते हैं दर्द निवारण में किया जाता है। एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक जो है ये पेनिसिलिन है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों की हम बात करते हैं मूलतः जो निग्रंथ कहा जाता है। गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन इनमें से किस जगह हुआ है। गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन की बात करें तो यह जो हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। अब बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक की बात करते कौन है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की बात करते रूसो है। एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है। तो एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना को हम बात करें तो यह क्या कहलाता है। तो बात कर लेते हैं NC2 संरक्षण कहलाता है। अब वही बात करते हैं भविष्य में अधिक मात्रा में संकटपन जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है, XC2 कहलाता है। क्या कहलाता है, XC2। ये आपको ध्यान रखना है। जो अधिक मात्रा में जीव जो है संकट में है उन जीवों को संरक्षण जो है भविष्य में जो अधिक मात्रा में जीवे जो संकट में होते हैं उनकी प्रजातियों को जो संरक्षण करने के लिए जो यानी कि XC2 संरक्षण कहलाता है। अब बात करते हैं इसरो के उपग्रह वन वेब इंडिया 1 को किस प्रेक्षण यान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वन वेब इंडिया 1 को हम बात करते हैं किस प्रेक्षण यान द्वारा। तो बात कर लेते हैं बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि LVM3 M2 के द्वारा जो है इसका जो है वन वेब इंडिया 1 का परीक्षण किया गया है। अब वही बात करते हैं इसके साथ साथ जो है 36 अन्य उपग्रह का भी परीक्षण किया गया है। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना TN से दूर है, यानी TN से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना TN से दूर है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं M जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं विषाणुओं का कौन सा समूह सामान्य जुकाम फैलाता है। तो विषाणुओं का कौन सा समूह जो सामान्य जुकाम फैलाता है। तो राइनो वायरस जो है विषाणुओं का सामान्य समूह जो है सामान्य जुकाम को फैलाता है। अब बात करते हैं एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है। एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है। तो हम बात करते हैं इसकी कार्ल मार्क्स की कृति है। अब बात कर लेते हैं इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं। इलाहाबाद की संधि की बात करें तो क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। तो इलाहाबाद की संधि की बात करें तो ये कब हुआ था,
तो बात करते हैं इलाहाबाद की संधि की हम बात करें तो यह हुआ था 1765 में। अब बात करते हैं मैंगलोर की संधि की बात करें तो यह 1784 में हुआ था। बात करें सालबाई की संधि की बात करें 1782 में हुआ था। मद्रास की संधि की बात करें तो यह 1769 में हुआ था। तो इसका सही आंसर की हम बात करें, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 2022 में जारी भारत कौशल रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तो यह महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं बात करते हैं यह जो एक भारत कौशल रिपोर्ट की बात करें तो वी बॉक्स के द्वारा संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह जो है इस बार जो है 2022 में इसका 9वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कि भारत कौशल रिपोर्ट का 2022 का जो है थीम क्या था तो कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्संरचना है, इसका थीम था। क्या था तो कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्संरचना जो इसका थीम था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शलजम मोज़ेक रोग किस सूक्ष्मजीवी के कारण उत्पन्न होता है। शलजम मोज़ेक रोग किस सूक्ष्मजीवी के कारण उत्पन्न होता है तो बात करते हैं यह जो उत्पन्न होता है विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आना नमक सिक्के का प्रचलन करवाया तो ये शाहजहां के द्वारा जो है आना नमक सिक्के का प्रचलन करवाया। अब बात करते हैं 78 की तो 78 की हम बात करते हैं ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा की बात करें तो क्या होगी तो ये बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत ने किस देश को डोर्नियर 228 विमान उपहार में के रूप में दिया है। तो उपहार के रूप में दिया है तो हम बात करते हैं किस देश को दिया है तो श्रीलंका को दिया है। अब बात करते हैं एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3,000 में खरीद कर उसे 16% हानि पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 3,000 में खरीदा उसको तो 16% की हानि में बेच दिया तो उसको क्या करना है तो 3,000 गुने 16% की हानि 100 में 16 घटा देंगे 84/100। तो इसको कटा देंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 25/20 इसका आंसर निकल के चला आएगा। अब बात करते हैं सम्यक संरक्षण नियम न्यूटन के किस नियम से व्युत्पन्न किया जाता है। तो सम्यक संरक्षण नियम की बात करते हैं न्यूटन के किस नियम से व्युत्पन्न किया जाता है। अगर प्रथम नियम की बात करें तो प्रथम नियम की हम बात करें न्यूटन के प्रथम नियम में तो किसी विराम वस्तु को जब तक धक्का नहीं दिया जाता उसमें गति नहीं आती है तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय नियम की बात करते हैं उसमें बल की परिभाषा दिया गया है और तृतीय नियम में बात करते हो क्रिया प्रतिक्रिया का जो है परिभाषा यानी क्रिया प्रतिक्रिया जो है तृतीय नियम में मिलता है। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय और तृतीय नियम के जो है सम्मिलित रूप को जो है संवेद संरक्षण का नियम कहा जाता है, यह उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो पहला मराठा सरदार की हम बात करें तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो जुकाम जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हो गया है, मतलब परेशान हो गया हूँ। तो बात करते हैं आवाज़ भी आपको पता चलता होगा आवाज़ से भी तो कितना ज़्यादा जुकाम हो गया है। तो चलिए हम बात करते हैं सेट को पूरा कर लेते हैं। तो विगत वर्ष कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किस दिन को की थी। तो किस दिन को की थी तो बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो इसको याद रखने हैं। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं 7 सितंबर को स्टार्ट किया था। तो यह कहाँ से स्टार्ट किया था, कन्याकुमारी से स्टार्ट किया था। कन्याकुमारी से स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं इसका अंत कहाँ पे किया गया था, श्रीनगर में इसका अंत किया गया, श्रीनगर में। तो इसमें अगर हम बात करते हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट की तो बात कर लेते हैं। यह जो है तो कितने राज्यों से गुजरा तो 12 राज्य से स्टेट और 2 यूटी से गुजरा था, ये आपको ध्यान रखना। 12 स्टेट और 2 यूटी से कुल दूरी की बात करें तो 3,570 किलोमीटर की दूरी जो है तय किया था। किसने, राहुल गांधी के द्वारा ये किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न
उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो कौन ऐसा कार्य करता है? तो बात करते हैं यह जो प्लेसेंटा के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं 85 क्वेश्चन की। तो ये आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करके आपको आंसर क्या निकल के चलाएगा? इसका आंसर 2 निकल के चलाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? तो पहली बार जो दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण की बात करें तो 1982 में किया गया था, 1982 में किया गया था। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन यानी कि संविधान संशोधन स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए प्रदान करते हैं। तो क्या प्रदान करते हैं? प्रत्येक 5 वर्षों बाद। क्या होता है? प्रत्येक 5 वर्षों बाद। तो हम बात कर लेते हैं इसकी। तो 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं पंचायती राज से है, पंचायती राज से है। तो ये नगर नगर पालिकाओं के लिए 74वें संविधान संशोधन की बात करें, नगर पालिका से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं यूएस ओपन 2022 मतलब 2022 लॉन टेनिस टूर्नामेंट के विजेता कौन है? तो 2022 लॉन टेनिस की विजेता की बात करें नोवाक जोकोविच, कास्पर रूड, राफेल नडाल, कार्लोस अलकराज। तो इसका आंसर की बात करते हैं कार्लोस अलकराज जो है, कार्लोस अलकराज इसके विजेता है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत जो है 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। तो बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, इसका ट्रिक क्या होता है? अफवाह, ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो पहले जो शुरुआत होता है इसका तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरुआत होता है। 4 ओपन यानी कि टूर्नामेंट होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन से शुरुआत होता है, फ्रेंच ओपन होता है, तब विंबलडन ओपन होता है और तब यानी कि अमेरिकन ओपन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्रम वाइज है, कभी कभी खूब पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश में बनी थी। कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। और उत्तर प्रदेश में भारत की पहली महिला सीएम भी बनी थी। कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी बनी थी। आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करें नीति आयोग के कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करें तो राजधानी की कौन थे? तो ये प्रधानमंत्री मोदी थे। ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड के संयुक्त तत्व कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड की? तो हम बात करें CO2, कार्बन की हम बात करें तो कितना हो जाएगा द्रव्यमान? तो 6×12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा? 8×16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है परमाणु क्रमांक, उसको दूना कर देंगे तो 8×16, 16 कितना हो जाए? 32। इसको कटा देंगे कितना? 4 या 12, 4 8 32 यानी 4:8। तो किसमें दिया गया है? 8×16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि 12 हो जाता है कार्बन का, तो C का 12 और O2 का कितना हो जाएगा? तो 16×32, 3×4=12, 8×4=32। यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8×4=32 यानी 3:8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA की बात करें तो स्थापना किसने किया था? तो बात करें चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। एक होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना बात करें तो यानी कि उसको कहा जाता है HRA, जिसका नाम बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1924 में किया गया था। कब? 1924 में। अब बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया गया था। ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तैरती हुई रेल निम्न में से किस देश में पर्यटन का आकर्षण केंद्र है? तो तैरती हुई रेल यानी कि किस देश में पर्यटन का आकर्षण केंद्र है? तो हम बात करते हैं यह जो केंद्र है कहाँ पे है? तो बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में है। बात करें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है।
बात करते हैं निम्न में से कौन सही नहीं है, तो सही नहीं की बात करते हैं कौन सा नहीं है, तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 14 विधि की समता, ये सही है। अनुच्छेद 16 की बात करते अवसर की समता, ये भी सही है। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं उपाधियों का अंत, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 17 में क्या हुआ है, छुआछूत, छुआछूत का जो वर्णन 17 में मिलता है। उपाधियों का अंत की बात करते तो ये 18 में मिलता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन किसका अपरूप है। बकमिस्टर फ्लोरीन की बात करते तो यह जो अपरूप होता है तो ये कार्बन का अपरूप है। अब बात करते हैं लाइट वी कैरी नामक नवीन पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्न में से कौन है। द लाइट वी कैरी नामक नवीन पुस्तक के लेखक या लेखिका की हम बात करें तो यह बात करते हैं मिशेल ओबामा। कौन है, मिशेल ओबामा। अब बात कर लेते हैं इंटेल द्वारा बनाए गए पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था। तो पहले माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं इंटेल द्वारा बनाया गया तो उसका नाम की बात करते हैं 4004 यानी कि 4004 था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। तो हम बात करते हैं यह किस देश में किया गया, तो साउथ अफ्रीका में किया गया। तो किस कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका को हराकर जो है ऑस्ट्रेलिया जो है विजेता बना, ये बात करते हैं विजेता बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की। तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा की गई थी। तो किस एक्ट के द्वारा किया गया था, बात कर लेते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।